गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 के लिए चैप्टर 19 है राजेंद्र बाबू। इसके लेखिका है महादेवी वर्मा। जैसा कि आपने वीडियो के अगले भाग में यह समझ रखा था कि राजेंद्र बाबू का जीवन जो है वह सादगी से भरा हुआ है। उनके व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। लेखिका ने जो यह वर्णन किया है कि राजेंद्र बाबू को देखकर बरसों बरसों बाद भी उनमें से कोई ऐसा बदलाव नहीं दिखता था कि लोग उन्हें न पहचाने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ही स्वतंत्र भारत के प्रथम योग्य में से जाने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार को संभाले। दोनों की जीवन गाथाओं में भिन्नताएं हैं। महादेवी वर्मा ने इसी को इस संस्मरण में रखा है। दोनों आज़ादी के लिए अपने जीवन में संघर्ष किया, लेकिन दोनों की अस्त व्यस्तता में काफ़ी भिन्नताएं थीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने लाइफ में आज़ादी के लिए ढेर सारे यातनाओं को सहे हैं, कई बार जेल गए हैं, अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो अपनी ज़िंदगी की अस्त व्यस्तता को समाज के सामने इस प्रकार रखा है कि उन्हें यहाँ तक कि वेशभूषा का भी ठिकाना नहीं रहता था। वो जैसे तैसे अस्त व्यस्त की स्थिति में भी कार्य में लगे रहते थे, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है। राजेंद्र बाबू के बारे में बताया गया है कि ये बिहार के जमींदार परिवार की बधू और स्वतंत्र युद्ध के अपराजय सेनानी की पत्नी होने का न उन्हें कोई अहंकार हुआ, उनकी पत्नी के बारे में बताया गया है, और न ही उन्हें मानसिक ग्रंथि ही बनी। छात्रावास की सभी बालिकाओं तथा नौकर चाकरों का उन्हें समान रूप से ध्यान रखा। एक दिन या कुछ घंटे ठहरने पर भी वह सबको बुलाकर उनका तथा उनके परिवार का कुशल मंगल पूछना न भूलती थी। घर से अपनी पौत्रियों के लिए लाए मिष्टान में प्रायः सभी बट जाता था। देखने वाला यह जान नहीं सकता था कि वह सबकी या अय्या अर्थात दादी नहीं है। गंगा स्नान के लिए तो उसे प्रायः जाना पड़ता था। उस दिन संगम पर जितना दूध मिलता, जितने फूल दिखाई देते, सब और गंगा यमुना की भेंट हो जाते थे। कोताहल करते हुए पंडों की पूरी पलटन उन्हें घेर लेती थी। वह बिना विचलित हुए शांत भाव से प्रत्येक को उनका पर्याय देते चली जाती थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के साथ बहुत सादगी और संयम से रहें। उनका यह सोच था कि भारत की जो महिला शक्ति है वह बालिकाओं को अगर अभी से ही चारित्रिक ज्ञान का बोध कराया जाए तो सभ्य परिवार की लड़कियां भी आगे आएंगी। इसलिए उन्होंने उन्हें सादगी के व्यक्तित्व पर सराहा था, जिन्हें स्वयं वो
सादगी और संयम से खादी के कपड़े पहनती थी, स्वयं धोती थी। साबुन तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, गुरुजनों की सेवा आदि अध्ययन आवश्यक अंग थे। स्वतंत्रता के उपरांत विद्यापीठ के छात्रावास में कुछ बालिकाएं दिल्ली चली गई और विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी की विद्यालय में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू की पौत्रियां अपवाद रही। राजेंद्र बाबू के भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं। अहंकार से मेरी पोतियों का दिमाग खराब न हो जाए, केवल तुम उसकी चिंता करो। जैसे रहती आई है उसी प्रकार रहेगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। देखिए, इस पंक्ति में महादेवी वर्मा के हॉस्टल में, छात्रावास में उनकी पोती पढ़ती थी। जब भी उनकी पत्नी वहाँ जाती थी तो गंगा स्नान के बहाने इलाहाबाद संगम में काफ़ी पूजा पाठ करती थी। जहाँ तक होता था दान धर्म करती थी। छात्रावास में जब उनकी पोती रहती थी तो उनका एक ही सोच था कि सभी लड़की सादगी भरी जिंदगी जिए, अपना काम स्वयं करे, अपना कपड़ा स्वयं धोए। जब वो ऊपर कक्षा में चली गई तो उनकी अनेक साथियाँ वहाँ से अंग्रेजी शिक्षा के लिए दिल्ली चली गई। संयोगवश जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने तो महादेवी जी को एक पत्र के माध्यम से संदेश भेजा कि शायद मेरी पुत्री के दिमाग में यह बात न आ जाए कि मेरे दादाजी अब राष्ट्रपति बन गए हैं, अब तो मेरा कुछ और ही विशेष रूप से कार्य होना चाहिए, विशेष देखभाल होनी चाहिए। इसलिए महादेवी जी को आगाह करते हुए राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। यह बात हमारे पोती को आप इस तरह से समझा दें कि वह कर्मनिष्ठ बने, यह नहीं कि वह अहंकार में भरकर अपने रास्ते से विचलित हो जाए। मैं आपसे एक ही अपेक्षा रखता हूँ कि आप मेरे पोती को इस कर्मनिष्ठा की भावना से हमेशा अवगत कराएं, अहंकार से दूर रखें। तो आपने देखा यहाँ तक में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सोच कितना उच्च कोटि का था। उनकी सहधर्मिणी भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, यानी उनकी पत्नी में भी राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनमें कोई परिवर्तन न हुआ। हमेशा वो रसोई में संलग्न रहती रही। वह दिल्ली गई तो अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत अन्न ग्रहण करती थी। उनके पत्नी के बारे में यह चर्चा की गई है कि वह भारत की कुशल गृहिणी के रूप में हमेशा तक कार्य करती रही। ये नहीं कि राष्ट्रपति की पत्नी है तो खाना नहीं बनाए, किसी को खाना नहीं परोसे, ऐसा नहीं करती थी। सबको खिलाने के बाद ही वो खाती थी। तथा बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग के सिरकी में बने 1 दर्जन सूप लाने का आदेश दिया। अब कहानी में बताया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी ने लेखिका महादेवी वर्मा को प्रयाग से 1 दर्जन सूप लाने को बार बार आग्रह किया। आखिर इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि वो घर के सारे काज को खुद करती थी। अन्न की सफाई करना, उसे फटकने का काम करती थी। बहुत अच्छे होते पर कोई उन्हें लाकर नहीं देता था। प्रथम श्रेणी के डिब्बा में 12 सूपों को टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, यह विचित्र दृश्य था। अब लेखिका को यह दृश्य लग रहा था कि कोई देखे तो क्या कहे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वो राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली।
और उस भेंट को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। राजेंद्र बाबू तथा उसकी धर्मसानी सप्ताह में एक दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे, यानी एक दिन वो उपवास भी रखते थे। यह संस्मरण विस्तृत से किया गया है। अगले वीडियो में इसकी चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।